अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, यू कैन राइट द डेफिनेशन, वैसे एनसीईआरटी में है बट मैं फिर भी बोल देता हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर डलेगा उसे हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, ऑब्वियसली क्या सामान डल रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, किस में डल रहा है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो ये चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी एक्ट करती है। सॉल्युबिलिटी दो तरह से हम पढ़ रहे हैं, पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, आपने देखा होगा कि हर कोई सॉलिड जो है वो हर किसी लिक्विड में जाके नहीं घुलता। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, पानी में आपका नमक घुल जाता है, बट पानी में नेप्थलीन बॉल्स नहीं घुलेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर कोई सॉलिड हर किसी लिक्विड में जाके नहीं घुलता, नहीं मिक्स होता, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे एक सिंपल फिनोमिना है कि सेम टाइप का सॉलिड ही सेम टाइप के लिक्विड में जाके घुलेगा, और इसको हम सिंपली बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक मतलब सेम, मतलब पोलर सॉलिड पोलर लिक्विड में घुलेगा और नॉन पोलर सॉलिड नॉन पोलर लिक्विड में घुलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली प्रोसेस जिसका नाम है डिसोल्यूशन। इसे डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं, डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप बोल सकते हैं। और ये होता है कि सॉल्यूट अगर जब सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करता है तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। सुन लेते हैं इसे। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडिड टू अ सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने को डिसोल्यूशन कहते हैं। इसकी वजह से, डिसॉल्व होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। इसके अलावा कभी कभार सारा का सारा सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, और वो बाहर आ जाता है सॉलिड से, मतलब लिक्विड से। जैसे कि आपने देखा होगा, आप चीनी घोलते हैं, चीनी को पानी में डाला, थोड़ी देर तक तो चीनी की कंसंट्रेशन पानी में बढ़ेगी क्योंकि वो घुलती रहेगी, उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन। कुछ देर बाद आप चीनी डालते रहो तो कुछ चीनी जो है वो बाहर को आ जाएगी और क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके छोटे छोटे, और उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि भाई अब इससे ज़्यादा मिक्स नहीं होगा सॉल्यूट जितना मिक्स होना था मिक्स हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मिक्स नहीं हो सकता। तो एक मैक्सिमम अमाउंट जब आ जाता है कि सॉल्यूट भाई इससे ज़्यादा मिक्स नहीं हो सकता सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि भाई इसमें और डल सकता है। अभी अनसैचुरेटेड का मतलब है कि यू कैन ऐड मोर अनसैचुरेटेड, UN लगाना है सैचुरेटेड के आगे। अनसैचुरेटेड के मतलब है कि और डल सकता है सॉल्यूट, अभी पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुआ है। अब आते हैं हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर क्या इफ़ेक्ट करता है हमारे सॉल्युबिलिटी में? टेम्परेचर क्या इफ़ेक्ट कर सकता है? टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है दो तरह से, या तो अगर सॉल्यूशन जो है वो नियरली सैचुरेटेड है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट जो है ΔH वो बाहर निकलती है, मतलब पॉजिटिव होती है, और एंडोथर्मिक का मतलब है कि ΔH नेगेटिव होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर की राइज से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर की राइज से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है, वेयरएज एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी की टेम्परेचर की राइज से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। एक्सोथर्मिक में जिसमें हीट निकलती है इंक्रीज़ करती है विद टेम्परेचर, एंडो में डिक्रीज़ करती है। सो अब जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का सीधा दो पॉइंट्स में हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक प्रेशर पे और एक टेम्परेचर पे। प्रेशर पे विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड के अंदर बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी,
चले इसका एक और बात करेंगे। दूसरी बात, इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब है टेम्परेचर कम करने से ठंडी जगह पे आपकी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। क्वेश्चन आता है कि जी कोल्ड ड्रिंक वाला, कोल्ड ड्रिंक्स को हमेशा, जो कि आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि कोक वगैरह, उनको हमेशा ठंडे टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही क्यों बंद करा जाता है, बोतल को सील करा जाता है? तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, बिकॉज प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस ज़्यादा आएगी, मतलब CO2 ज़्यादा आएगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो भी CO2 ज़्यादा आएगा। तो दोनों कंडीशन, इसलिए ठंडे टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे उसे सील करा जाता है, इसलिए उसके अंदर से जो फिज़ है वो ज़्यादा आती है। कूल, ये दोनों बातें। अब इसी पे ही प्रेशर के साथ इंक्रीज़ होएगी के लिए एक लॉ है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को डिनोट करने के लिए हेनरी ने सॉल्युबिलिटी का नहीं बल्कि मोल फ्रैक्शन का साइन दिया है। ठीक है सॉल्युबिलिटी को ही डिनोट कर रहा है ये, पर है मोल फ्रैक्शन। तो इसने सीधा फॉर्मूला दिया, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, काई इज़ द मोल फ्रैक्शन यू नो, और P इज इक्वल टू KH काई। सो KH इज़ हेनरीज कॉन्स्टेंट। क्लियर है, KH इज़ हेनरीज कॉन्स्टेंट। इस पर क्वेश्चन आएगा पक्का, तो यू हैव टू राइट इट डाउन। एक ग्राफ भी है इसका सिंपल सा, कि पार्शियल प्रेशर जो है और मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली हेनरीज लॉ को वो कर रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एक और बात पूछ सकते हैं, बोलते हैं इसमें कि एक्वेटिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं गर्म पानी से। ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल क्योंकि कम टेम्परेचर में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उन्हें, कम टेम्परेचर वाले पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन, इसलिए एक्वेटिक स्पीशीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, कोल्ड ड्रिंक और एक्वेटिक स्पीशीज़, आपको ये ध्यान में रखने हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में मेनली 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बता ही दिया है कि सोडा वाटर या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में हेनरीज लॉ कैसे काम करता है। इसके अलावा जो नंबर 2 है वो है स्कूबा डाइवर्स। अब क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स जो हैं वो अंडर वाटर जाते हैं। अंडर वाटर जाने की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अंडर वाटर जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ होता है उन पर। प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज के साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ होता है। अब इसमें क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज़ होगा, तो उसके जो ब्लड में बहुत सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? बहुत सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब जब वही स्कूबा डाइवर वापस सरफेस पे आएगा, मतलब पानी से नीचे ऊपर भी तो आएगा, तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो सारी की सारी गैसेस जो हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, वो उसके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएंगी, इसके ब्लड में चली जाएंगी, और नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे ब्लड में। नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं बेंड्स, BENDS। ठीक है, जो कि काफ़ी पेनफुल होती है और डेंजरस होती है उसकी लाइफ के लिए। इसे कंप्लीट करने, इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर्स का जो टैंक होता है उसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीन गैसेस डाल देते हैं। ठीक है, तो हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हीलियम होती है 11.7%, नाइट्रोजन होता है 56.2% और ऑक्सीजन होता है 32.1%। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा है, बट हाँ ये बात है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस के बबल्स ना बने, बेंड्स ना बने, तो उसमें ये तीनों गैसेस का मिक्सचर जो है वो रोल प्ले करता है। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है वहाँ पे ग्राउंड लेवल से, ऑब्वियसली। तो जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर, जब हम बहुत ऊपर जाते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट की रेंज या फिर वैसे हिमालयन रेंजेस में, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाता। पूरी तरह से जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और अगर ब्रेन में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ना आप ठीक से सोच सकते हो, ना आप, पूरी बॉडी आपकी वीक हो जाएगी, जैसे टायर्डनेस, फटीग हो जाएगा आपको। इस चीज़ को हम कहते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो ये भी तब होता है जब पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम हो जाएगी।
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी, एनोक्सिया। ये तीनों जो है वो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4, 7 इंटेक्स क्वेश्चन है हेनरीज लॉ तक, 2.7 तक, वो सारे के सारे आप लोगों को करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4 ये बोलता है कि एक N2 गैस है, उसको वाटर के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो कितनी गैस डिज़ोल्व होगी 1 लीटर वाटर में, कितनी N2 डिज़ोल्व होगी 1 लीटर वाटर में, वॉल्यूम दे रखी है, और इसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर दे रखा है N2 गैस का 0.987 बार, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। तो आपको बताना है कितनी गैस डिज़ोल्व होगी, कितनी गैस डिज़ोल्व होगी कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, किसका, N2 का, ऑब्वियसली। तो फॉर्मूला क्या है, P = KH काई, काई = T/KH। P ऑफ N2 कितना है, P ऑफ N2/KH, KH तो कांस्टेंट ही होता है, 0.987। KH है 76.48 किलो बार बोल रखा है, किलो को मतलब 1000, 76,480 मल्टीप्लाई करके 1000 से, ये आंसर आया। सबको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.29 10⁻⁵। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। अब वाटर, क्योंकि वाटर में मिक्स किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है वाटर का, जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मास होता है, 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ml है वॉल्यूम, 1 लीटर अपॉन 18 होता है वाटर का एक। तो इसको सॉल्व करेंगे, NN2 बाई NN2 प्लस 55.5। याद रखें मोल फ्रैक्शन जो होता है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, बट ये तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई, ये बहुत छोटा है। तो इसमें से N ऑफ N2 को नेगलेक्ट कर देंगे नीचे से डिनोमिनेटर से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है 55.5। N ऑफ N2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो बन जाएगा N ऑफ N2 अपॉन 55.5। किसके बराबर है ये, जो हमारा काय निकाला था। सब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर लेके जाएंगे, और आंसर निकालना है मिली मोल्स में। तो N ऑफ N2 आ जाएगा मिली मोल्स में 0.716 मिली मोल। मिली मोल मतलब 10⁻³ तो मोल में 10⁻³ लगा दो, मिली मोल आ जाएगा। सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2.4 आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब है दो हमने लिक्विड लेट करे हैं, दोनों के दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है, और उन दोनों का एक अलग अलग वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर दोनों लिक्विड्स के जो वेपर प्रेशर होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर P1 मान लेते हैं, लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर P2 मान लेते हैं। याद रखेंगे जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा P टोटल, वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम मानते हैं कि लिक्विड 1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो Chi1 है, और लिक्विड 2 का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज़ Chi2। अगर ये लिक्विड अकेले होते, मान लो ये वाली लिक्विड अकेली होती, 1 और 2 अकेली होती, तो प्योर लिक्विड कहते हैं उसे। अभी तो सॉल्यूशन के अंदर P1 P2 है। अगर खाली अलग अलग होते तो P1 ना हो के उसका प्रेशर P1 नॉट होता, और P2 ना हो के उसका प्रेशर P2 नॉट होता, ठीक है। ये प्योर लिक्विड्स का है, ये सॉल्यूशन के अंदर है। तो एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था राउल्ट्स। क्या नाम था, राहुल नहीं था, राउल्ट्स था, ROULT, राउल्ट था, राउल्ट्स लॉ। उसने एक लॉ दिया राउल्ट्स लॉ, और उसने बोला कि प्रेशर ऑफ लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हेनरी ने क्या बोला था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, उसमें सिंगल लिक्विड के बारे में था, यहाँ पे 2 लिक्विड के बारे में, ठीक है। तो इसको इक्वेट करने के लिए उसके पास KH था कांस्टेंट, इन्होंने KH कांस्टेंट ना रखे, P1 नॉट कांस्टेंट रख दिया, मतलब प्योर वाला प्रेशर, ठीक है, प्योर वाला प्रेशर। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1। सिमिलरली P2 किसके बराबर होगा, P2 नॉट Chi2 के बराबर, ठीक है। तो राउल्ट लॉ ने बोला कि ये ऐसे होता है। अब हमें पता है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है, मतलब जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो दोनों के ऐड होगा प्रेशर से। तो अगर हम दोनों प्रेशर्स को ऐड करें, कहाँ करूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ, दोनों प्रेशर्स को ऐड करें तो P टोटल बन जाएगा
P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2, ये बन जाएगा हमारा P टोटल। अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करके 1 होता है या नहीं होता? Chi1 प्लस Chi2 1 होता है। तो एज Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, तो Chi1 की जगह पे 1 माइनस Chi2 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है। Chi1 की जगह पे 1 माइनस Chi2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा P टोटल इज इक्वल टू, कोई पेन नहीं चल रहा है, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस Chi2 प्लस P2 नॉट Chi2। आप लोग ज़रा इसे ध्यान से देखें और समझें कि P1 Chi1 की जगह पे 1 माइनस Chi2 लगा दिया गया, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो P टोटल आएगा, तो P टोटल जो आएगा वो आएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2। समझ रहे हो? इसको P1 नॉट को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। राउल्स लॉ ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ग्राफ दिया जिसमें दो प्रेशर थे, दो पार्शियल प्रेशर्स थे, P1 का पार्शियल प्रेशर और P2 का। ध्यान रखेंगे इसमें क्या दिखा रखा है कि जितना Chi1 ज़्यादा है, मतलब इनिशियली Chi1 का प्रेशर ज़्यादा है और इधर Chi2 का प्रेशर ज़्यादा है इस साइड पे, ठीक है। तो Chi1 का प्रेशर जितना कम होता रहेगा, मतलब इस साइड पे Chi2 का प्रेशर बढ़ा है, Chi1 का प्रेशर कम होता रहेगा, Chi1 कम होता रहेगा तो प्रेशर P1 भी कम होता रहेगा, और Chi2 कम होगा तो P2 कम होगा। दोनों एक दूसरे के साथ, Chi1 बढ़ेगा तो P1 बढ़ेगा, Chi2 बढ़ेगा तो P2 बढ़ेगा। ऑब्वियसली इनका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये ग्राफ राउल्स लॉ का ग्राफ है। दिस इज़ राउल्स लॉ पूरा का पूरा।